हरे कृष्णा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे कॉमन एरर की सेकंड शीट। हमने एक शीट पहले भी डिस्कस की है कॉमन एरर की। कुछ उसी टाइप के जो पॉइंट्स हैं वो आज डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इनको बहुत अच्छे से रिवाइज़ करो। बार बार इनके बारे में कोई ना कोई सेंटेंस ढूंढते रहिए, कुछ इन पर नया ढूंढिए, जिससे कि आपको पता चलता रहे एग्ज़ाम में इतना घुमा के क्वेश्चन आ सकता है या कुछ इस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो जैसे आज की हमारी शीट है, सेकंड शीट जो है कॉमन एरर की, उसमें देखिए सबसे पहले एक सेकंड, जो रूल दिया हुआ जैसे फर्स्ट में एडजेक्टिव लाइक यूनिक, आइडियल, एंटायर, ये सब तो वही है जो मैंने आपको बताया था कि यूनिक एक ऐसा वर्ड है जिसके पहले मोर या मोस्ट का यूज़ नहीं होता। उसी तरह ये सब भी वही वर्ड्स हैं, बिल्कुल इनको भी उसी तरह यूज़ करना है जिस तरह यूनिक को करना है। तो ये रूल तो लास्ट क्लास के ऊपर ये लिखा हुआ है। सेकंड जो आज नेक्स्ट है, सॉरी, उसमें 9 नंबर पे जो लिखा है मी ओब्लिक आई, तो देखिए मी का यूज़ कहाँ होता है, आई का यूज़ कहाँ होता है, वो इसमें बताया जा रहा है। इनकरेक्ट में दिया है स्मिथ एंड मी वेंट टू द मॉल। सबसे पहले तो हमें सब्जेक्ट और वर्ब की नॉलेज होना ज़रूरी है। जैसे हमारे इस सेंटेंस में वर्ब कौन है, वेंट, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। किसी भी वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है, ना कि ऑब्जेक्ट का। और मी ऑब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, यानी कि स्मिथ एंड आई हो तो सेंटेंस ठीक होगा, अगर स्मिथ एंड मी है तो सेंटेंस रॉन्ग होगा। जैसे करेक्ट पार्ट में दिया हुआ स्मिथ एंड आई वेंट टू द मॉल। इस सेंटेंस को ठीक इसलिए माना जा रहा है क्योंकि वेंट से पहले आई है। और हमेशा याद रखना आपको कि वर्ब से पहले सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट ही ठीक माना जाता है, चाहे वो हमें बोलने या पढ़ने में बिल्कुल करेक्ट क्यों ना लग रहा हो ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट गलत ही होगा। जैसे मैं आपको बताऊं, यू एंड मी आर गोइंग टू स्कूल। इस सेंटेंस में भी यू एंड मी आर गोइंग टू स्कूल, आर से पहले जो मी है वो बोलने में तो ठीक लग रहा हमें, मतलब कहीं बोलने से ऐसा नहीं लग रहा कि वो रोंग हो, लेकिन आर इसमें वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है हमारी। आर से पहले मी का आना गलत है, क्योंकि आर से पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, ना कि ऑब्जेक्ट। जिन बच्चों को इस बात की नॉलेज नहीं है कि ऑब्जेक्ट कौन कौन है, वो इसके लिए नोट कर लें। ऑब्जेक्ट लिखकर उसके नीचे लिख लो आप सभी, मी, यू, देम, अस, हिम और हर। इन 6 के 6 वर्ड्स को आपको ऑब्जेक्ट मानना है। इन 6 के 6 वर्ड्स को ऑब्जेक्ट मानना है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट में कौन आएगा, मी, यू, देम, अस, हिम और हर। चलिए एक और सेंटेंस इसमें दिया हुआ है, जैसे माई ब्रदर एंड आई लव आइसक्रीम। अगर हम इसमें बोलते हैं माई ब्रदर एंड मी लव आइसक्रीम, तो वो रोंग माना जाता, क्योंकि लव इसमें वर्ब है, और वर्ब से पहले हमेशा आपको क्या यूज़ करना है, सब्जेक्ट, ना कि ऑब्जेक्ट। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी ये बात। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे जॉन एंड आई आर प्लानिंग अ ट्रिप। अच्छा, यहाँ पे जो आई दिया है वो सब्जेक्ट है, यानी सेंटेंस तो करेक्ट है, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, जैसे जॉन एंड आई आर दिया है, वो आई एम लगा देते हैं। उनको लगता है कि आई के बाद तो एम आता है। यहाँ पर आर या कोई भी हेल्पिंग वर्ब अकेले आई को देखकर नहीं यूज़ करनी है, आपको दोनों सब्जेक्ट को देखकर यूज़ करनी है। जब एक से ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं तो उनको प्लूरल माना जाता है, यानी यहाँ पर जॉन एंड आई दो सब्जेक्ट हैं, और अगर दो सब्जेक्ट हैं तो दोनों प्लूरल हो गए, और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब प्लूरल ही आएगी, यानी आर आएगी, ना कि एम या इज आएगी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा देन और देन, यानी दोनों देन ही पढ़े जाते हैं, लेकिन दोनों की स्पेलिंग अलग अलग है।
जैसे इनकरेक्ट में दिया है शी इज़ ब्यूटीफुल देन हर। ये इसलिए गलत है क्योंकि जब भी कंपैरिजन करते हैं, जब भी किसी की तुलना करते हैं, तो हमें THAN वाले देन का यूज़ करना होता है, ना कि THEN वाले का। तो आज से याद रखना आपको, कभी भी कंपैरिजन की बात हो तो कंपैरिजन के लिए THAN वाला देन यूज़ होगा। जैसे अगर मैं कहूँ आपको यू आर बेटर देन मी, यू आर बेटर देन मी, अब बेटर के बाद यहाँ पे जो देन आया है वो THAN वाला होगा। यू आर बेटर देन मी का मतलब है तुलना हो रही है यहाँ पे आपकी और मेरी। जब भी कंपैरिजन होगा देन यू विल हैव टू यूज़ ओनली THAN। आपको कौन सा यूज़ करना है? THAN वाला। नेक्स्ट देखिए लिखा है इसमें, लिखा भी है रूल में देन इज़ यूज्ड फॉर अ कंपैरिजन। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है ही इज़ क्लेवर देन हर, फिर वही कंपैरिजन की बात हो रही है और कंपैरिजन आएगा तो THAN वाला देन ही आएगा, यानी राइट है सेंटेंस। नेक्स्ट लिखा है फर्स्ट आई विल गो टू अमृतसर देन दिल्ली। अब इस सेंटेंस में जो THEN देन का यूज़ हुआ है वो उसके बाद या तब की सेंस के लिए यूज़ हुआ है। यानी सबसे पहले आई विल गो टू अमृतसर, तब मैं दिल्ली जाऊंगा। यानी कि यहाँ पर THEN का जो मतलब है, देखो मैं आपको जनरली सिंपली भाषा में समझाता हूँ। सिंपल भाषा में आप इसको कैसे समझो, THEN का मतलब देन है। जैसे कि मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि आई गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, मैं 5 बजे उठता हूँ सुबह। उसके बाद, या फिर मैं बोलूँ कि या फिर, देखो उसके बाद या फिर की सेंस में आपको यूज़ करना है वहाँ पर देन। जैसे मैं दो सेंटेंस बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना। आई गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग देन आई ड्रिंक 2 glasses ऑफ वाटर। यानी यहाँ पर देन का यूज़ हुआ है फिर के लिए। तो जो THEN वाला देन है उसका अर्थ होता है फिर, यानी उसके बाद, किसी काम के बाद। तो वहाँ पर आपको देन यूज़ करना THEN वाला। और जब आप THAN वाला देन यूज़ करते हो तो समझ लो वो कंपैरिजन के लिए आता है। तो दोनों का यूज़ बहुत ही ध्यान से करना होता है, इनमें भी एरर आता है। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है अमाउंट एंड नंबर। तो दोनों में फ़र्क है। एक ग्रेटर अमाउंट ऑफ पीपल आर विजिटिंग द स्टेडियम, ये बिल्कुल रॉन्ग सेंटेंस है क्योंकि अ ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल आर विजिटिंग द स्टेडियम। जो अमाउंट वर्ड है वो यूज़ होता है अनकाउंटेबल के लिए। अमाउंट वर्ड जो यूज़ होता है वो अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होता है। और हमारा जो सेंटेंस है इनकरेक्ट वाले में, अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ पीपल, पीपल इज़ अ काउंटेबल, लोग गिने जाते हैं, इसलिए हम उनसे पहले अमाउंट नहीं लगा सकते, उनसे पहले हम नंबर लगा सकते हैं। तो हमेशा याद रखना है, अगर कभी भी अमाउंट या नंबर का यूज़ किया गया हो सेंटेंस में, तो आपको पहले ये चेक करना है कि वहाँ पर जो नाउन गिवन है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। इसके आगे देखिए, जैसे हमने लिखा है अ लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड इज़ नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट। अब देखिए यहाँ पर जो सैंड है, सैंड का मतलब होता है बालू, रेत, मिट्टी, रेत। और जो रेत होता है वो कभी भी गिना नहीं जाता। यानी कि जो अमाउंट है उसका यूज़ हमने क्या पढ़ा है अभी, अमाउंट इज़ यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल। तो यहाँ पे अनकाउंटेबल है सैंड, इसलिए हम यहाँ पर अमाउंट लगाएंगे। और ऊपर वाले सेंटेंस में पीपल काउंटेबल है, इसलिए हम वहाँ पर अ ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जैसे वर्ड दिया है फ्यूवर एंड लेस, देयर आर लेस ड्रेसेस। सेम अभी जो मैंने आपको अमाउंट और नंबर बताया उन्हीं की तरह यूज़ होते हैं भी। जैसे देखो लिखा है रूल में फ्यूवर इज़ यूज्ड फॉर काउंटेबल आइटम्स। जो फ्यूवर का यूज़ होता है वो ओनली काउंटेबल चीज़ों के लिए होता है। जैसे यहाँ पे दिया इनकरेक्ट में देयर आर लेस ड्रेसेस, तो यहाँ पर जो लेस का यूज़ किया गया है वो ड्रेसेस के पहले किया गया है, जबकि फ्यूवर का यूज़ होना चाहिए जो कि काउंटेबल से पहले होता है। और ड्रेसेस क्या है, काउंटेबल।
जो करेक्ट पार्ट में दिया है देयर आर फ्यूवर ड्रेसेस, यानी फ्यूवर यहाँ पर इसलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि जो ड्रेसेस हैं वो काउंट की जा सकती हैं, हम ड्रेसेस को काउंट करके ख़रीदते हैं। जैसे हम किसी शॉप पे जाते हैं तो हमें एक पेयर चाहिए ड्रेस का, दो पेयर चाहिए, हमें कितनी ड्रेसेस चाहिए तो हमें शॉपकीपर को बताना होता है। रूल जो लिखा है उसके नीचे वाली लाइन में देखिए, लेस इज़ यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल, यानी इनकरेक्ट जो लिखा है ना ऊपर उसमें देयर आर लेस ड्रेसेस इसलिए गलत माना जा रहा है क्योंकि लेस अनकाउंटेबल के लिए, फ्यूअर काउंटेबल के यूज़ होगा। जैसे एग्जांपल में है देयर वॉज ए लेस रेनफॉल लास्ट ईयर। नेक्स्ट एग्जांपल दिया है देयर आर फ्यूअर स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे जो लेस है, अब जैसे रेनफॉल है अनकाउंटेबल वर्ड है, अनकाउंटेबल है तो लेस का यूज़ होगा, और अगर काउंटेबल है तो फ्यूअर का, बिल्कुल अमाउंट की और नंबर की तरह यूज़ हो रहे हैं भी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिड नोट। जैसे आपके सामने लिखा है इनकरेक्ट, आई डिड नोट सो हिम यस्टरडे। देखो सबसे पहले तो आपको एक बेसिक बात समझनी होगी, जो डिड है वो एक हेल्पिंग वर्ब है। पूरी इंग्लिश ग्रामर में हमारे पास टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, 24 हेल्पिंग वर्ब्स हैं हमारे पास। मैं एक वीडियो इन 24 की 24 हेल्पिंग वर्ब्स पे भी बनाकर अपलोड कर दूंगा। आपको पहले 24 हेल्पिंग वर्ब्स का पता होना ज़रूरी है। आपको अगर 24 हेल्पिंग वर्ब्स सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब अगर इनका पता हो तो आप बहुत ज़्यादा कॉमन एरर बना पाएंगे, मतलब जो बेसिक कॉमन एरर हैं वो आप इजीली बना लेंगे। तो आपको पहले नॉलेज होनी चाहिए हेल्पिंग वर्ब क्या है। जैसे मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको, हमारी जो 24 हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनमें से सबसे पहली डू है, फिर डज है, फिर इज़, एम, आर, हैज़ हैव के बाद आता है डिड, वोज, वर, हैड, और फिर विल और शैल। जो मैंने आपको कुछ हेल्पिंग वर्ब्स अभी बताई हैं इनमें मैंने डिड का भी नाम लिया है, यानी डिड भी एक हेल्पिंग वर्ब है। और जो डिड हेल्पिंग वर्ब है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की है। और डिड का एक नियम है, डिड का एक रूल है कि जब भी डिड यूज़ होता है किसी सेंटेंस में तो वो नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस होना चाहिए। तो डिड का कब यूज़ होता है पास्ट इंडेफिनिट में, जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो या सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव हो। लेकिन दोनों ही कंडीशन में आपको डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, ना कि आपको वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। तो इनकरेक्ट सेंटेंस को समझिए, आई डिड नोट, मैंने अभी आपको बताया कि डिड का यूज़ नेगेटिव सेंटेंस में होगा, तो आई डिड नोट का मतलब तो नेगेटिव सेंटेंस है ही। इसमें लेकिन सो यूज़ हुआ है जो सी की सेकंड फॉर्म है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि कभी भी डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, ना कि सेकंड या थर्ड का। तो इसमें जो एरर है वो सो है, जिसे हम चेंज करके सी कर देंगे। जो करेक्ट में लिखा है आई डिड नॉट सी हिम यस्टरडे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखो, आई डिड नॉट स्टडी मैथ्स। अब यहाँ पर भी डिड नॉट आया, इसका मतलब डिड का यूज़ नेगेटिव में हो रहा है, तो राइट है ये। लेकिन जो स्टडी है वो भी फर्स्ट फॉर्म है, और डिड ऑलवेज टेक ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। डिड को हमेशा अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। आप कोई भी सेंटेंस चेक करो तो उसमें दो बातें चेक करनी है कि जब भी डिड आया है किसी वाक्य में तो आपको पहले वो वाक्य ये चेक करना है कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव है या नहीं है, और अगर है तो उसके बाद फिर वर्ब चेक करनी है। आपका सेकंड स्टेप क्या होगा, वर्ब चेक करनी है कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है। चलिए आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। 14 पॉइंट पे हूँ मैं, जिसमें लिखा है टू एंड इनफ। देखो हम हिंदी के अकॉर्डिंग चलें, मैंने फर्स्ट कॉमन एरर शीट में बोला था आपको कि आप हिंदी के अकॉर्डिंग मत चलिए। आप इंग्लिश को अगर हिंदी बनाकर पढ़ेंगे तो आपका एग्ज़ाम में बहुत सारी गलतियां हो जाएंगी। आपको उनका कॉन्सेप्ट समझना है, उनका जो मेथड है ना उसको क्लियर रखना है। तो जैसे इसका क्या कॉन्सेप्ट है, दिस शर्ट इज़ टू इनफ फॉर मी, और दूसरे में लिखा है दिस शर्ट इज़ टू बिग फॉर मी। अब दोनों में जो टू इनफ एंड टू बिग का यूज़ हुआ है, पहले सेंटेंस में तो टू इनफ दोनों एक साथ ही आ गए। रूल पढ़ो एक बार,
टू इज़ यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, यानी जो टू वर्ड है उसको आप हमेशा तब यूज़ करेंगे जब वहाँ पर या तो कोई एडजेक्टिव लिखा हो या फिर कोई एडवर्ब लिखा हो। यानी टू का यूज़ आप कब करेंगे, जब टू के बाद या तो कोई एडजेक्टिव हो या तो कोई एडवर्ब हो। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जैसे इनफ, इनफ इज़ यूज्ड बिफोर नाउन्स। जो इनफ बना है वो किसके लिए बना है, नाउन के लिए, वो नाउन से पहले आएगा। तो अब सेंटेंस पे ध्यान दो, दिस शर्ट इज़ टू इनफ फॉर मी, दिस शर्ट इज़ टू बिग फॉर मी। देखो टू और इनफ तो एक साथ आएंगे नहीं, इसलिए इनकरेक्ट वाला सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। टू और इनफ तो एक साथ आने ही नहीं है, उस पर तो आप क्रॉस कर दो। लेकिन उसी के नीचे जो टू बिग दिया है, अब वो क्यों ठीक है, क्योंकि जो बिग है वो आपको एक क्वालिटी बता रहा है, किसी की विशेषता बता रहा है। और जो वर्ड क्वालिटी बताए, जो आकार बताएं, रंग बताएं, रूप बताएं, या किसी की नागरिकता बताएं, साइज़ बताएं, वो सब चीज़ें नाउन एडजेक्टिव होती हैं। कोई भी चीज़ साइज़ बताए, कलर बताए, वो सब चीज़ें आपको एडजेक्टिव माननी है। जैसे मैंने आपको कहा मेरी कार पुरानी कार है, या मेरा बैग नया बैग है, तो इसमें जो नया वर्ड है ना, नया नया एडजेक्टिव है। पुरानी कार में जो पुराना वर्ड है वो एडजेक्टिव है। तो कार की विशेषता कौन बता रहा है, पुराना या नया। तो जो भी शब्द किसी नाउन की क्वालिटी बता दें कि वो नाउन बड़ा है, छोटा है, ठीक है, या रंग रूप उसका, ये सब चीज़ें किस में आती हैं, एडजेक्टिव में। तो यहाँ पर जो करेक्ट वाले पार्ट में दिया है बिग, बिग आपको शर्ट की विशेषता बता रहा है। बिग आपको शर्ट की विशेषता बता रहा है कि दिस शर्ट इज़ टू बिग फॉर मी, यानी कि मेरे लिए बहुत बड़ी है ये शर्ट। तो ये जो बिग वर्ड है ये यहाँ पर विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले हम टू का यूज़ कर सकते हैं। एडजेक्टिव से और एडवर्ब से पहले आप हमेशा टू का यूज़ कर सकते हैं, वो करेक्ट माना जाएगा। और टू और इनफ एक साथ नहीं आएंगे, ये बात भी आप नोट बना के लिख लेना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई डोंट हैव इनफ टाइम। ये सेंटेंस इसलिए करेक्ट है क्योंकि इनफ का यूज़ अभी बताया मैंने, इनफ का यूज़ होगा नाउन से पहले, एंड टाइम इज़ अ नाउन। टाइम एक नाउन है, नाउन से पहले आप इनफ का यूज़ कर सकते हैं। बिग एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले आप टू का यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे एक और एग्जांपल है इसमें, वो भी देख लो, द रिंग वॉज टू स्मॉल। अब यहाँ पर जो टू का यूज़ हुआ है वो राइट है। क्यों राइट है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी नाउन की जो क्वालिटी, यानी उसका आकार, रंग, रूप जो बताए वो एडजेक्टिव होता है। तो दिस रिंग वॉज स्मॉल, अगर हम टू को ना पढ़ें एक बार, तो द रिंग वॉज स्मॉल, इसमें जो रिंग है उसकी क्या विशेषता बताई जा रही है कि उसका आकार छोटा है। तो यानी स्मॉल इज़ एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से पहले आप टू यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में किस तरह गलती आ सकती है, द रिंग वॉज इनफ स्मॉल। अब बच्चा वहाँ पे बस अर्थ निकाल लेता है, मीनिंग निकाल लेता है। तो नोट बना के लिख लेना है बहुत अच्छे से कि स्मॉल, स्मॉल से पहले टू इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि वो एडजेक्टिव है स्मॉल, और एडजेक्टिव और एडवर्ब से पहले टू आ सकता है। और टाइम से पहले इनफ इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि टाइम एक नाउन है, नाउन से पहले इनफ आएगा। फिर लिखा है 15 पॉइंट्स पे जिरंड्स। देखो जिरंड क्या होता है, इसके लिए हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, एक चैप्टर पे मैं पूरा वीडियो अपलोड करूँगा। फ़िलहाल आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ। आपको वो सभी वर्ड्स जिरंड मान लेने हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को जिरंड भी कहा जाता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहा जाता है। तो दोनों में फ़र्क है। देखो मैं दोनों का फ़र्क समझाता हूँ आपको। जैसे मैंने आपको बोला कि स्विमिंग इज़ गुड, तो यहाँ पर जो स्विमिंग है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। लेकिन जो स्विमिंग यूज़ हुआ है वो इज से पहले हुआ है, यानी वर्ब से पहले हुआ है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, स्विमिंग इज़ गुड, यहाँ पर जो इज़ है वो हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब से पहले क्या आया है, V1 प्लस आई। तो जब वर्ब से पहले V1 प्लस आई आपको दिखाई दे तो उसको आपको जिरंड मानना है।
और अगर मैं बोलता हूँ आई एम स्विमिंग, अब इसमें आई एम स्विमिंग में एम के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आया है, यानी वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद वी वन प्लस आई एन जी आया है। तो यहाँ पर आप इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। आपको अच्छे से बात समझ में आ जानी चाहिए, और अगर ये बात आपको एक बार में क्लियर नहीं हो रही है तो इस वीडियो को एक या दो बार सुनने से ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप इनके बहुत अच्छे से नोट्स बना लेना, उसको बार बार रिवाइज करना, दोबारा आपको ये चीज़ें प्रॉब्लम नहीं करेंगी। तो जो जिरंड होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी होता है। अब इसमें लिखा है जैसे इनकरेक्ट पार्ट में, वी इंजॉय टू गो फॉर वॉक आफ्टर डिनर। देखो, बहुत से बच्चे एक चीज़ को रट लेते हैं कि जब एक वर्ब आ जाए सेंटेंस में, जैसे इंजॉय यहाँ पर यूज़ हो चुका है, तो दूसरी वर्ब जैसे गो, दूसरी वर्ब का यूज़ होगा तो टू प्लस वी वन होगा, जो कि बात बहुत हद तक ठीक भी है। जैसे आई वॉन्ट टू गो, अब मैंने यहाँ पे वॉन्ट जो यूज़ किया, वॉन्ट एक वर्ब है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो टू के साथ आएगी। आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू स्लीप, आई वॉन्ट टू गो टू मार्केट, ये सभी सेंटेंस राइट हैं। लेकिन हमारी ग्रामर में कुछ ऐसी वोकैब हैं, कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनके बाद हमेशा जिरंड आएगा, टू प्लस वी वन नहीं आएगा। जिनमें से एक वर्ब इंजॉय है जो आपके सामने है, जैसे करेक्ट पार्ट में दिया है वी इंजॉय। अब इंजॉय जो है वो एक ऐसी वर्ब है जो ऑलवेज टेक ओनली जिरंड, जिसको हमेशा अपने बाद चाहिए जिरंड। तो हम अगर यहाँ पे लिखते हैं वी इंजॉय टू गो तो रॉन्ग हो जाएगा, वी इंजॉय गोइंग फॉर वॉक आफ्टर डिनर, ये राइट सेंटेंस है। मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ आपको, कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनके बाद आपको जिरंड लगाना ही लगाना है, ना कि टू प्लस वी वन। मैं उन सभी वर्ब्स पे एक वीडियो अपलोड करूँगा जल्द ही, मे भी हो सकता है कल या इसी वीक में। वो सारी वर्ब्स आपको लिख लेनी है, उनके बाद हमेशा आपको जिरंड लगाना है। जिरंड का मतलब क्या बताया मैंने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास आपको, जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ, बाकी बिहारी जी की कृपा से पूरी पूरी तरह समझ आ गई होगी। और अगर समझ नहीं भी आई है तो आप जो पॉइंट आपको समझ नहीं आया वो कमेंट्स में डाल देना, मैं दोबारा समझा दूंगा आपको। मैं बहुत ही छोटा छोटा सा पार्ट बना के आपको ये चीज़ें अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपको पढ़ने में ना तो बोरियत फील हो, और पढ़ते समय आपको ये लगे कि बस इतना पढ़ने से बहुत कुछ क्लियर हो रहा है। यानी बहुत ही छोटी छोटी वीडियो से बहुत कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और आपको कुछ समय बाद ये लगेगा कि इंग्लिश में जो चीज़ें हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती थी, जो हमें बहुत हैवी लगती थी, वो कुछ थी ही नहीं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर हम स्टेप टू स्टेप चलें तो चीज़ें हमें बिल्कुल समझ आएंगी, बिल्कुल याद रहेंगी। ऐसा नहीं है हम किसी भी चीज़ को रट लें, रटना नहीं है। भाषा में कभी भी कुछ रटा नहीं जाता, सीखा जाता है और समझा जाता है। तो ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज में आप समझिए। चलिए, हरे कृष्णा अगेन।